गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोग सामने एक बार कक्षा 10 का क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड का दूसरा चैप्टर का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में अपने जीवन परिचय रामवृक्ष बेनीपुरी का देखा। दूसरे भाग में आप लोगों ने बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण वेशभूषा का वर्णन किया। उनके वेशभूषा का वर्णन करते हुए लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि एक मझोले कद के आदमी, यानी कि न बहुत लंबा न बहुत छोटा, गोरे छिट्टे, बाल सफ़ेद पक गए थे, दाढ़ी बहुत लंबी, जरा जूट नहीं, यानी कि साधुओं की तरह बहुत लंबी दाढ़ी नहीं, लेकिन हाँ सफ़ेद बालों दाढ़ियों से गाल भरा होता था। शरीर पर कपड़ा बहुत कम पहनते थे, यानी कमर में बस एक लंगोटी होती थी और सर पर कबीरपंथी कनफटी टोपी। उसके बारे में बताया कि कबीरपंथी जो टोपी होती है यहाँ से पूरा होता है और कान के यहाँ से ये फटा होता है, कटा होता है, कान खुला होता है और पूरा ढका होता है। माथे पर रामानंदी चंदन जो यहाँ से लगाए एकदम सीधा लगता था, तथा जाड़े के दिनों में एक काली कमली ओढ़ लेते थे। ये उनका वेशभूषा था। तो उपरोक्त वेशभूषा के आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत एक साधु है। जी नहीं, वो बिल्कुल एक गृहस्थ थे, खेती बाड़ी करते हुए, परंतु साधुओं के जो गुण होते हैं उनमें 100% खरे उतरते थे। कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीरदास को अपना भगवान मानते थे और उन्हीं के उपदेशों पर चलते थे तथा उन्हीं के गीतों को गाते थे। उनके गीत उनके कंठ में इतनी अच्छी लगती थी कि लेखक कहता है, ये आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ यानी कि बारिश का महीना, जुलाई का जो महीना होता है आषाढ़ का महीना कहा जाता है। रिमझिम बारिश हो रही है, हल्की तेज़ बारिश के बाद अब हल्की हल्की बारिश हो रही है। समूचा गांव यानी पूरे गृहस्थ लोग खेतों में उतर आए हैं। कोई पानी रोक रहा है मेड़बंदी करके, कोई रोपनी कर रहा है, कोई हल चला रहा है, कोई धान का बिया उखाड़ रहा है। बच्चे उस पानी में उछल कूद रहे हैं। घर की औरतें खेत के मेड़ पर कलेवा लेकर के बैठी हैं। यहाँ तक हुआ था पहले वीडियो में। अब हम देखते हैं कि आसमान बादल से घिरा हुआ है। पूरा आसमान में बादल है। धूप का कहीं नाम निशान, ठंडी पूर्वाई हवा चल रही है। ऐसे में ही आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। वह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। समूचा गांव खेतों में पड़ा हुआ है। तब तक आपके कानों में समूचा गांव खेती में अस्त व्यस्त है। उसी समय आपके कान में एक स्वर संगीत सुनाई देता है। वह स्वर संगीत से कोई अनभिज्ञ नहीं है, अपरिचित नहीं है। किसी को ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये कौन गा रहा है, कहाँ गा रहा है। सब जानते हैं कि यह बाल गोविंद भगत का स्वर है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत खेत में अपने रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर।
मतलब अंगुली धान रोप रही है और गला संगीत का जादू बिखेर रहा है। और वह जीना, जीना मीन्स सीढ़ी होता है, जीना मीन्स सीढ़ी होता है। संगीत के जीने के सहारे कुछ को स्वर्ग में यानी ऊपर भेज रहे हैं, देवता लोगों को सुनने के लिए, कुछ को जो मिट्टी पे धरती पे खड़े हैं उन लोगों को भेज रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के भेज रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, उनका संगीत जैसे ही सुनते हैं बच्चे एकदम झूमने लगते हैं, खेल रहे हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, जो मेड़ पर बैठी हैं औरतें कलेवा लेकर के अपने घर वालों के लिए नाश्ता लेकर के, उनके होठ बुदबुदाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवा है यानी जो हल चला रहे हैं, जो हल बैल चलाते हैं और हल को जो पकड़े रहते हैं, उनके पैर मानो कि संगीत के स्वर के साथ उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। मतलब सब लोग उनके संगीत में मस्त हो जाते हैं, संगीत के स्वर के साथ वो अपना काम करने लगते हैं। कहते हैं उनका ये संगीत नहीं, स्वर नहीं, जादू सा है एक। उसके बाद आता है भादो की वह अंधेरी अधरतिया। भादो, सावन भादो, आषाढ़ सावन भादो, ये तीनों महीना बारिश का। भादो सबसे भयंकर बारिश का महीना होता है। अंधेरी, एकदम अंधेरा रात होता है भादों में, बिल्कुल हाथों हाथ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बादल आसमान में खूब गहरे छाए रहते हैं। चारों तरफ प्रकृति में भी हरियाली ही हरियाली होती है, इसलिए और अंधेरा रात में दिखाई देता है। अधरतिया यानी आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा, खूब जोर की बारिश बंद हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो। जब मूसलाधार बारिश हो रहा था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, तो उस समय भले न कुछ सुनाई दिया हो, क्योंकि वो तब भी गा रहे थे बाल गोविंद, लेकिन बादलों की और बारिश के तेज आवाज़ में न सुनाई दिया हो। परंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। झिल्ली जो रीवा होते हैं, आप देखें रात में बारिश के दिन में एक अजीब सा टी टी स्वर आता है। और दादुर, दादुर मीन्स मेढक, बारिश बंद हो जाता है तो मेढक टरटर करने लगते हैं। उनके स्वर अब उनके संगीत को दबा नहीं पा रहे हैं। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खजड़ी मतलब डफली, एक डफली प्रकार का ही, डफली का ही एक आकार का होता है, छोटा होता है, उसमें झुनझुना भी लगा होता है। तो वो खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वो गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना। यहाँ पिया तो गोदी में है ही, किंतु वह समझती है वह अकेली है। गोदी में पियवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना। यानी रात में एक प्रेमिका, एक पत्नी अपने पति के साथ सोई है, लेकिन उसे ऐसा जब बिजली चमकती है, चमक उठे, जब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो वो चिहुक उठती है, डर से भयभीत हो उठती है, मानो कि वह अकेली हो। उसी भरे बादलों में, भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंठ उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देती है। बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट से सभी लोग जगे हुए हैं, तब तक ये गाना उनका सबको चौंधिया देती है कि अरे अभी रात में भी गा रहे हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। कहते हैं तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। पहले चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी, तो लोग रात में पहरा देते थे, सोने वाले जागते रहें, सोने वाले जागते रहें। तो वो इस भय से भी गा रहे हैं कि ताकि लोग ये समझें कि नहीं जाग रहा चोर आए तो समझ जाए कि जाग रहा है, तो गाते रहते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। मुसाफिर यानी यात्री जो सो रहे हैं, आप तो जागिए, नहीं तो चोर लग जाएंगे।
उसके बाद कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती हैं। कार्तिक यानी अब जाड़े का महीना, भादों के बाद आता है कुंवार, कुंवार के बाद कार्तिक। कुंवार को शरद ऋतु के रूप में भी जाना जाता है, न तो सर्दी बहुत ज़्यादा न तो बहुत ज़्यादा ठंडी गर्मी, और वैसे ही कार्तिक का महीना में भी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। और कार्तिक आता है तो आप देखिए गाँव में औरतें कतकी नहाती हैं। कार्तिक महीना शुरू होते हैं, कार्तिक नदी स्नान करती हैं और आंवले के पेड़ को जल देती हैं। कतकी नहाती है तो वो लोग कोई 15 दिन नहाता है, कोई 1 महीना नहाता है, पूरे कार्तिक भर नहाता है, तो कोई कार्तिक का शुक्ल पक्ष केवल नहाता है। लेकिन ये कार्तिक से शुरू करके पूरा फागुन तक चलते हैं, यानी फरवरी तक, नवंबर से शुरू करके फरवरी तक चलते हैं प्रभातियाँ। सुबह के समय गाया जाने वाला गीत, प्रभाती मीन्स होता है सुबह के समय गाया जाने वाला गीत। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर एकदम सुबह उठ जाते। लेखक कहता कि मैंने कभी देखा नहीं, लेखक देर से सो के जगने वाला, न जाने कब उठते और चले जाते नदी स्नान पर 2 मील दूर। 2 मील अर्थात करीब 3-3.25 किलोमीटर दूर नदी है उनके गांव से, वहाँ चले जाते थे। पहले लोग गंगा जी पैदल जाते थे, हम लोगों के घर से गांव से भी लोग जाते थे, दादी वादी हम लोगों की गंगा जी मौनी बाबा यानी 7 किलोमीटर दूर। और सुबह होते होते हम लोग जब जगते थे तब तक वो लोग नहा के आ जाती थी 1 घंटा में। तो किस लेखक कहता है न जाने किस वक्त वो जगते थे और जाते थे, मैं तो नहीं देखा। और लौट करके नहा धो करके लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते। गांव के बाहर पोखरा था, तालाब था, और उसका जो भिंडा है यानी कि बाउंड्री है, मेढ़ा है, उसी पर बैठ करके खजड़ी लेकर के गाने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेखक कहता है कि मैं हमेशा देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। माघ यानी जनवरी फरवरी, जनवरी का महीना, कि जनवरी में सभी लोग जानते हैं कि कितना ठंडी लगती है। दांत किटकिटाने वाली उस ठंडी में भी इनका नींद अगर खुल गया तो देख रहे हैं कि गाना गा रहे हैं, तो अनायास अब अपने आप को रोक नहीं पाए, चले गए उस तरफ, पोखरे की तरफ। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। इट मीन्स कि अभी आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। जाड़े में वैसे भी देर तक तारे टिमटिमाते हैं, 5 बजे 6 बजे तक आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी कि पूरब में थोड़ी सी लोहिया से लालिमा हल्का हल्का सूर्योदय का आ रहा था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र तारा जो सबसे चमकीला तारा पूरब में रहता है। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, यानी कि वहाँ जितने भी थे, खेत था, बाग बगीचे, सब पर कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। सारा वातावरण एक अजीब रहस्य में आवृत, ढका हुआ मालूम पड़ता था, आच्छादित होता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। कुश की चटाई, कुश देखते हैं बड़ा नुकीला घास होता है, पैर पड़ता है तो चुभ जाता है, उनसे पूजा पाठ में उसका बड़ा इस्तेमाल होता है। उसकी चटाई बना करके उसी पर बैठते थे, पवित्र बड़ा माना जाता है, हर पूजा पाठ में उसका इस्तेमाल होता है। उसी पर बैठ करके खजड़ी बजा रहे हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी एक के बाद एक गीत गाए जा रहे थे, उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते वे इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित होते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। गाते गाते एकदम लीन हो जाते, घुटनों पर आ जाते, ऐसा मालूम होता कि अब तुरंत खड़े होकर के गाने लगेंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था।
उनके सर से जो कंबल ओढ़े थे, जाड़े में कंबल एक ओढ़ लिया करते थे, वो बार बार उनके सर से सरक जा रहा था। लेखक उस जाड़े में एकदम सर्दी से कपकपा रहा था, किंतु उनके तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही उठते थे। कह रहा कि लेकिन इस कटकटाती रूप में जो अभी तारों का छांव है, यानी कि सूर्योदय नहीं हुआ, उस अब हल्का हल्का उजाला हो रहा है, उसमें भी उनके मस्तक से श्रम बिंदु यानी पसीनों की चमक आ जाती थी। ऐसा मालूम होता था कि उनके मस्तक पर पसीना उभर आया है। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। सर्दियों में प्रभाती जो सुबह सुबह गाया जाता था, और गर्मियों में संध्या जो शाम को गीत गाया जाता था, वह उनकी खूब गर्मी उमस भरी क्यों न हो, लेकिन उनका गीत संगीत जब सुनने लोग आ जाते थे तो वो गर्मी को भूल जाते थे, लोगों के हृदय में मन में शीतलता प्रदान कर देती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, घर के आंगन में ही वो अपना आसन लगा लेते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते हैं, गांव वाले कुछ उनके दोस्त मित्र साथी भी आ जाते हैं। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती है। सभी लोग खंजड़ी करताल ले लेकर के अपने घर से आते, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराते थे। अक्सर देखिए गाँव में क्या होता है कि समूह गीत होता है, कीर्तन उर्तन होता है, तो एक पंक्ति एक व्यक्ति दोहराता तो बाकी लोग पीछे से उसको दोहराते हैं। ऐसा चल रहा था। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, वह स्वर संगीत धीरे धीरे ऊंचा होने लगता है। पहले देखिए कोई भी गाना पहले धीरे धीरे शुरू होता है, हरे रामा 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 हरे, फिर हरे रामा 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 हरे करने लगते हैं लोग। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। अब उस स्वर ताल के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगे, जो सुनने वाले हैं वो भी एकदम गोता लगा लेते हैं उसी में। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता है। अब शरीर में कोई सुध नहीं रह जाता है, गर्मी है कि जाड़ा है कि हम खड़े हैं कि बैठे हैं, नंगे हैं कि कपड़े पहने, कुछ नहीं। मन उस पर हावी हो गया, मन एकदम संगीत में लीन हो जाता है। होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। गाते गाते वो इतने खड़े होकर के बीच में नाचने लगते हैं, और वो तो खड़े होकर के नाच रहे हैं, लेकिन जो बैठे उनके साथी हैं वो बैठे बैठे ही पूरा झूम रहे हैं, घुटनों के बल होकर के खूब झूम रहे हैं, खूब गा रहे हैं, झूम रहे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। पूरा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। चारों तरफ संगीत की छटा होती है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा था। कहते हैं उनके संगीत का चरम उत्कर्ष यानी कि सर्वश्रेष्ठ उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा था। एक ही बेटा था, वो मरा था, उस दिन वो गा रहे थे। वह इकलौता था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोधा यानी कम बुद्धि का था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते हैं। सुस्त था, बोधा था, कुछ कम बुद्धि का था, इसी कारण उसे वो ज्यादा मानते। उनका मानना था कि ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा ध्यान रखने चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। जिन जो कम बुद्धि के हैं, जो मंद बुद्धि के, उन्हीं पर ध्यान देना ना। जो तेज तराक है उन पर ध्यान देने का जरूरत हो तो खुद अपने से समझ जाएंगे, अपने से कर लेंगे। लेकिन जो कम बुद्धि के हैं, जो मंद बुद्धि के हैं, उन्हीं को ध्यान देने के भाई वो समझ नहीं पाएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कहते थे कि मुझे उनका मानना था कि ऐसे ही व्यक्तियों पर ज़्यादा प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है, ध्यान केयर की आवश्यकता होती है।
बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, बड़े ही मनोयोग से उसकी शादी कराई थी, धूमधाम से। पतोहू भी बड़ी सुभग और सुशील मिली थी, बड़ी सौभाग्यशाली और सुशील सभ्य मिली थी। घर की पूरी प्रबंधका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। पूरे घर बार को संभाल लिया था। नहीं तो पहले भगत को ही खाना पाना बनाना, झाड़ू पोछा सब करना था, लेकिन अब वो सब कुछ संभाल लेते, ये फ्री हो गए थे थोड़े। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। देखिए, कोई बीमार हो, इस बात का खबर गांव में भले भी न चले फलाने बीमार है या नहीं, लेकिन जब कोई मर जाता है उसकी खबर सबको हो जाती है। और हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, तो लेखक कहता है कि मैंने भाई सुना है कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कोतवाल सुन के घर गए, देख कर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर और एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा था, चटाई पर लिटा दिया सफ़ेद कपड़े, और कुछ फूल तो हमेशा उनको रोकते थे, उन फूलों में से तोड़कर उसके सर पर बिछा दिए थे। वहाँ पर फूल और तुलसी दल भी, सिरहाने एक चिराग जला रखा था। खैर चलिए, अब इस वीडियो में आज इतना ही। अगले भाग में अगला वर्णन होगा। अगर वीडियो में कोई समस्या हो तो आप लोग ज़रूर हमसे पूछिएगा, कमेंट करके या कॉल करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।